Assalamu alaikum and hello to everyone. Today our topic is intervention. Intervention is basically one of the coercive method to solve international dispute. Let us start with this topic where we will first study the definition that was given by Professor Oppenheim. He says that intervention is the dictatorial interference by one state in the affairs of another state for the purpose of maintaining or altering the actual conditions of things. So, for example, if there is some, let's say, uprising in any state, and another state purposely interferes into this state either to maintain such uprising or to curb such uprising, that will be this interference is actually intervention. यानी आप किसी दूसरी स्टेट के अफेयर्स में ऐसे दखलंदाजी देते हैं कि वहाँ पे उस दखलंदाजी का आप अफेक्ट आप कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं। अफेक्ट किस तरह? अफेक्ट इस तरह कि उस कंट्री की के अंदर किसी पॉलिटिकल चेंज लाना चाहने की कोशिश कर रहे हो, या वहाँ पे कोई एक्चुअल ग्राउंड जियोपॉलिटिकल कोई जो ऐसे कोई वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे हो या उन प्रॉब्लम्स को बढ़ाना चाह रहे हो। मीन्स इन एनी केस यू आर इंटरफेयरिंग इनटू अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट। बस ये आपने अपने जहन में इंटरफेरेंस का जो आपने लफ्ज़ याद रखना है, दिस इज़ बेसिकली इंटरवेंशन। अब इंटरनेशनल लॉ हैज़ of course after UN, one of the basis of one of the basic reason to make UN was to stop intervention, especially in the case after World War One and World War II, कि जब ये देखा गया कि ममालिक ने दूसरे ममालिक पे हमले किए ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर वॉज द बेस, वी आर नॉट गोइंग इनटू द बेस, रीज़न क्या थी, हम इस रीज़न में नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाँ इंटरवेंशन हुई थी। तो उसको कर्ब करने के लिए यूएन और लीग ऑफ नेशंस बनी थी। ऑफ कोर्स अब तो यूएन है, लेकिन कैल्सन ने इसमें मामले में एक बात की थी कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट प्रोहिबिट इंटरवेंशन ऑन इन एवरी सर्कमस्टांस। अब कुछ सर्कमस्टांसेस यानी ऐसे हैं कि जिनमें आप इंटरवेंशन कर सकते हैं, वो देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरवेंशन इज फेमस डॉक्ट्रिन स्पेशली आफ्टर यूएन। इससे पहले भी इस पर बात होती थी, लेकिन क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ में या प्रिमिटिव सोसाइटी में हम देखते हैं कि जस्ट टू इनलार्ज द एम्पायर, जस्ट टू ग्रैब द रिसोर्सेज, different countries used to invade other states. If we see all these big empires like Roman Empire, if you see German Empire, French, Spanish, English, they all wanted to colonize other parts of the world and to increase their resources. उसका उनके नज़र में तो उनके मतलब अगर आप किसी ऐसी बड़ी पावर से अगर आप बात पूछें भी, तो वो अपने हिसाब से तो वो बेतहाशा जवाब इकट्ठे कर लेंगे कि हमने क्यों इन्वेड किया। लेकिन इन दी एंड ये हिस्ट्री ने हमें यही लेसन टीच किया है कि नो, हमारा काम कि उन्होंने सिर्फ पैसे की खातर या रिसोर्सेज, बेसिकली रिसोर्सेज को कवर करने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाए और इंटरवेंशन की। Article 24 or Article 27 of UN Charter is a glaring example to stop intervention. That it is Article 24 and Article 27. 24 basically stops states to intervene into the affairs of another state, and Article 27 stops UN itself to interfere into domestic affairs of another state. इससे ये भी बात शो होती है कि ना सिर्फ स्टेट्स ने बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी किसी दूसरे मुल्क के डोमेस्टिक अफेयर्स में ख्वाम खा वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 11 ऑफ मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 विच वाज बेस्ड ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट आल्सो डज द सेम थिंग। देन आर्टिकल 3 ऑफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स 1949 आल्सो डील्स विद द सेम। फिर एस्तादा डॉक्ट्रिन विच वी हैव स्टडीड इन द टॉपिक ऑफ स्टेट रिकग्निशन आल्सो सेज दैट देयर शुड बी नॉन इंटरवेंशन। अच्छा, अब ये अगला है यस डॉक्ट्रिन्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन। डॉक्ट्रिन्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन जो दो डॉक्ट्रिन्स मैंने इधर चूज़ किए, एक मनरो और एक ड्रैगो। पहले मनरो डॉक्ट्रिन को देखते, जो 1823 में उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट मनरो ने ये डॉक्ट्रिन उस वक्त पेश किया था कि जब
यूरोप में नेपोलियन ने मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये ट्रीटी की थी दैट वी शुड प्रमोट यूरोपियन कॉलोनीज, वी शुड प्रमोट यूरोप टू टेक बैक द कॉलोनीज। एंड मेनली जो मनरो का जो डॉक्ट्रिन था वो इस पस मंज़र में था कि स्पेन की जो कॉलोनीज थी साउथ अमेरिका में, वो अब डिकोलोनाइजेशन वहाँ पे हो चुकी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इट विल बी कंसिडर्ड अनफ्रेंडली एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका इफ यूरोपियन स्टेट वुड इंटरफेयर इनटू अमेरिकन स्टेट्स। कि अब वो जो डिकोलोनाइजेशन हो चुकी है, बाद में जो स्पेन को वो यूरोपियन पावर्स कह रही थी कि हम आपको एड करते हैं, आप यू शुड टेक बैक दोस कॉलोनीज। तो इस एक्ट को अनफ्रेंडली एक्ट डिक्लेयर किया था इस डॉक्ट्रिन ने, जो कि नॉन इंटरवेंशन पे ही था बेसिकली। ड्रैगो डॉक्ट्रिन वाज प्रोपाउंडेड बाय अर्जेंटीनियन फॉरेन मिनिस्टर इन 1902 एंड इसका पस मंज़र ये था कि इंग्लैंड, इटली और जर्मनी ने ब्लॉकेट किया हुआ था वेनेजुएला का ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक डेट्स। तो इसके अलावा चूँकि साउदर्न जो अमेरिकन कंट्रीज दे वर नॉट वेरी रिच, सो मोस्ट ऑफ देम वर अंडर पब्लिक डेट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। एंड यूरोपियन कंट्रीज उनको ये डर था कि ये इंटरवीन करेंगे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। तो इस अगेन ये भी एक नॉन इंटरवेंशन पे था कि पब्लिक डेट्स की जो पेमेंट है, इसको बेस बना के हम पे कोई अटैक ना किया जाए, हमारे मामलात में इंटरफेरेंस ना की जाए। तो नेक्स्ट है इंटरवेंशन। नाउ अब डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरवेंशन को तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम आते हैं इंटरवेंशन क्या है बेसिकली, जिसकी हमने डेफिनेशन की है। इसकी काइंड्स कितनी हैं? इसकी बेसिकली दो काइंड्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। डायरेक्ट इंटरवेंशन एज द नेम सजेस्ट विल बी आर्टिलरी अटैक, मिलिट्री अटैक और प्रोवाइडिंग वेपन्स टू दी पीपल इनसाइड अ स्टेट, ताकि वो अटैक करें उस मुल्क के एसेट्स के ऊपर। तो ये एक डायरेक्ट आप इसको कह सकते हैं कि डायरेक्ट इंटरवेंशन है। इसमें फिर ये भी आ जाता है कि अगर आप किसी एक स्टेट के जो फॉरेन एसेट्स हैं आप उनको फ्रीज कर लें, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर लें, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड डायरेक्ट इंटरवेंशन। इनडायरेक्ट इंटरवेंशन में क्या है? इनडायरेक्ट इंटरवेंशन बेसिकली इज नॉट लाइक कि आपने किसी मुल्क के ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दिया, या आपने फुल फ्लैज वॉर कर दी, या आपने उसके खिलाफ ब्लॉकेट कर ली। नो, इनडायरेक्ट में बेसिकली आपके पास तीन चीज़ें आती हैं, जिनमें एक है सबवर्सन इंटरवेंशन, या जिसको सबवर्सिव भी कह सकते हैं हम, that is through media and other agencies of your state, and if you are interfering into the affairs of another state through your own media, through your own agencies, आप इंसाइट कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को, तुम लोग उस स्टेट में रेवोल्यूशन लेके आओ, तुम लोग जो है गवर्नमेंट को टॉपल करो, तो इसको हम सबवर्सिव इंटरवेंशन कहेंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल वी हैव सीन इन द केस ऑफ sanctions against Iran and sanctions against North Korea. डिप्लोमेटिक सैंक्शंस, फॉर एग्जांपल आपने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया हो, या आप हार्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, धमकियां दे रहे हो, जो कि आप मुख्तलिफ स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के मामले में आप देखते हैं, तो ये भी एक इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन कैन ऑल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को रिक्वेस्ट करी, इस तरह की सीरिया ने रिक्वेस्ट की थी रशिया को 2015 में, फिर रशियन जो फोर्सेस थी वो ऑन ग्राउंड सीरिया में आई थी। तो ये बहरहाल इसका पीछे एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री भी है, द फ्रेंडशिप बिटवीन व्लादिमीर पुतिन एंड सीरियन डिक्टेटर बशार अल-अस्साद। सो you have to go through that too. So what are the grounds of intervention? Guys, you have to understand one thing, that after UN there is only one valid ground, and that is self-defense. There is no other ground now for intervention. And self-defense का भी जो ground है वो 51 में दिया गया, लेकिन उसकी भी चंद एक conditions हैं कि सेल्फ डिफेंस के आपके पास ऑफ कोर्स राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस तो है, लेकिन फर्स्ट देयर शुड बी एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट यू। द रिपोर्ट ऑफ सच अटैक मस्ट बी गिवन टू सिक्योरिटी काउंसिल, या सिक्योरिटी काउंसिल अज खुद अगर इस तरह के मामले को टेकअप कर ले तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। और सिक्योरिटी काउंसिल अगर ये कह दे कि भाई इस मामले को हम देखेंगे, देन यू कैन नॉट इंटरवीन। अगर वो यहाँ पे आपको इजाज़त दे देती है तो फिर एक किस्म की कलेक्टिव इंटरवेंशन भी हो जाएगी, जो कि अंडर चैप्टर 7 भी है। तो बहरहाल ये जो बात है कि नॉन यूएन मेंबर पे ये लागू नहीं होती, ये
आपने कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। अगर इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे और अगर ऐसी इंटरवेंशन को हम इलीगल इंटरवेंशन समझेंगे अंडर यूएन। और एक बात याद रखनी है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है जिस उसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप ये समझेंगे कोई दूसरा मुल्क जो है आपके खिलाफ सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है और वो आपको ये हो कि भाई वो मुझ पर करेगा, लेकिन देर इज नो एक्चुअल आर्म थ्रेट नाउ। सेल्फ प्रिजर्वेशन वॉज अ ग्राउंड इन क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ, लेकिन यूएन ने सेल्फ प्रिजर्वेशन का वर्ड यूज नहीं किया हुआ, उसने सेल्फ डिफेंस का वर्ड यूज किया हुआ है। तो याद रखें कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नो मोर अ ग्राउंड। सेल्फ प्रिजर्वेशन वॉज बेसिकली टू प्रिजर्व योर ऑन इंटरेस्ट। ये अब कोई ग्राउंड नहीं रहा जब तक कि आपके ऊपर एक फुल फ्लेज आर्म्ड अटैक की आपको इमिनेंट थ्रेट नहीं है, यू कैन नॉट गो इन टू इंटरवेंशन। सम अदर ग्राउंड्स विच आर नाउ इलीगल, लेकिन उनका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि पास्ट में इसकी बेस पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इवन आफ्टर यूएन इन ग्राउंड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, फॉर एग्जांपल रशिया वर्सेस यूक्रेन। रशिया ने उस वक्त यूक्रेन में स्पेशली क्रीमिया पे उसने अटैक इस सेंस में किया था कि वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, हालांकि शायद उसकी वजह कुछ और भी थी और बाद में क्रीमिया जो है वो यूक्रेन से आज़ाद करवा लिया गया था। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, यूएस ने एक फ्लीट भेजा था बे ऑफ बंगाल में 1971 की वॉर में, जिसको एक किस्म का पाकिस्तान में सिविल वॉर का भी दर्जा दिया जाता है, लेकिन बाद में इसमें इंडिया भी शामिल था। एंड इट वाज ये एक हिस्ट्री का एक फैक्ट है कि सिविल वॉर कैसे इंडिया की वॉर भी बनी। तो उस वक्त यूएस ने अपने फ्लीट्स इसलिए लाए थे कि टू प्रोटेक्ट इट्स ऑन इंटरेस्ट इन द रीजन ऑफ बंगाल। बट लेकिन वो कोई अटैक उन्होंने नहीं किया था, और अगर इस तरह का अटैक होता भी तो शायद इसको उस वक्त इलीगल तस्वर किया जाता। इंटरवेंशन टू प्रिवेंट इलीगल इंटरवेंशन, वर्ल्ड वॉर टू बेसिकली बनी ही फैली इसलिए थी, सॉरी, इट स्प्रेड आउट जस्ट के बहुत से मालिक सिर्फ इसलिए उस वर्ल्ड वॉर में कूद गए थे कि भाई के मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो, जिसमें जो अटैकिंग कंट्री थी जिसमें जर्मनी था या इटली था, कि वो इलीगली इंटरवीन कर रहे हैं दूसरे ममालिक में, तो हम उनकी इस इलीगल इंटरवेंशन को रोकने के लिए हमारा आना ज़रूरी है। इंटरवेंशन इन सिविल वॉर्स, फॉर एग्जांपल रशियन इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया एंड हंगरी इन चेकोस्लोवाकिया 1968 एंड इन हंगरी 1956। अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो उस वक्त जो सोवियत सोच थी वो ये थी कि जहाँ कहीं भी कम्युनिज्म को ख़तरा होगा, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में, तो सोवियत यूनियन शुड जंप इनटू इट। तो इस बेस पे सोवियत यूनियन जो था वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कम्युनिज्म की ग्रोथ के लिए, उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में और हंगरी में की सिविल वॉर्स में उसने दखल अंदाजी शुरू की थी। टू इन्फोर्स ट्रीटी राइट्स विच इंग्लैंड डिड इन 1831 एंड 1839 अगेंस्ट जर्मनी फॉर बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम और इंग्लैंड की एक ट्रीटी ऑफ न्यूट्रलिटी थी, तो उसमें इन्होंने आपस में इसको न्यूट्रलिटी को इन्फोर्स करने के लिए इंग्लैंड ने ये बहाना बनाया था और जर्मनी के खिलाफ उन्होंने इंटरवेंशन की थी। बैलेंस ऑफ पावर वाज द कांग्रेस ऑफ वियना, जिसमें दुनिया में के भी, और ये बात आज भी की जाती है कि बाइपोलर होनी चाहिए, देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ पावर विच इज़ नाउ इन 2020 इज कंसिडर्ड बिटवीन रशिया एंड यूएस। बाकी इन एग्जाम्पल्स के बैकग्राउंड में ज़्यादा इनको स्टडी कर सकते हैं, आई जस्ट पुट देम फॉर द रेफरेंस। सो देयर आर सम अदर डॉक्ट्रिन्स विच आर प्रो इंटरवेंशन। जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस ने एक का जो डॉक्ट्रिन था वो ये था कि जहाँ कहीं भी दुनिया में उनको ये लगे कि वहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है, तो बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन सेल्फ प्रिजर्वेशन अगेन, तो there can be a unilateral attack from US, and this was done actually after 9/11 it was done in the form of invasion into Afghanistan, और इवन 2020 तक अफ़गानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं। और एट द सेम टाइम जिस तरह से उन्होंने इराक़ की जो वॉर लड़ी ऑन दिस बेसिस दैट इराक़ पोजेस्ड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। और फिर उसके बाद मेदवेदेव डॉक्ट्रिन है जो कि रशियन प्रेसिडेंट ने उस वक्त पेश किया था
आफ्टर जब रशिया ने जॉर्जिया को इन्वेट किया था अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स और के जी के वहाँ पे लोगों के साथ गलत सलूक किया जा रहा है जॉर्जिया के उस हिस्से में जो ओसेशिया का हिस्सा था और आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं तो उसमें भी उन्होंने उनकी बात सिर्फ यही थी कि रशिया की प्राइम ड्यूटी ये है कि अपने सिटीजन्स को दुनिया के किसी भी हिस्से में वो प्रोटेक्ट किया जाए और दुनिया के चंद वो हिस्से जिनको रशिया आज तक अपना कहता है कि वो हमारा वहाँ पे इंटरेस्ट है तो वो हमारा प्रिविलेज है उस जगह को प्रोटेक्ट करना फॉर रशियन इंटरेस्ट सो दिस इज आल्सो आई मीन दीज टू डॉक्ट्रिन्स शो दैट सुपर पावर्स इन दिस मॉडर्न एज डू नॉट रिजोर्ट टूवर्ड्स यूएन और ये एक यूएन की एक बदकिस्मती है कि वो इस तरह के इफेक्ट्स को नहीं रोक सका क्योंकि जॉर्जिया की जो वॉर थी दैट इज़ कंसिडर्ड फर्स्ट यूरोपियन वॉर ऑफ 21st सेंचुरी कि रशिया ने एक किस्म का इसको कहा जाता था कि रशिया ने यूरोप पे हमला किया तो बहरहाल ये एक जो टॉपिक है काफ़ी हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी था आज का इट वाज बेस्ड ऑन some historical facts also I tried to put it in front of you so that you can make your own analysis कि कहाँ तक इंटरवेंशन जायज़ है और कहाँ तक जायज़ नहीं है क्योंकि हिस्ट्री में हमने देखा कि जिस तरह के कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने when he conquered Dibal and defeated Raja Dahir it was based on humanitarian grounds I mean it is again the idea that was propounded by Muslims again और ये आइडिया फॉर श्योर हिंदूज इस आइडिया को नहीं मानते बिकॉज फॉर देम रीजंस कुछ और थे अगेन ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हैज़ बीन मेड a kind of excuse in the past which is no more now so thank you I hope this whole presentation was fruitful for you and if you still have some questions please do ask me thank you so very much